नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एनसाइक्लोजीके पे। यहाँ हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम हुआ। इस वीडियो में हम जितनी भी इंडियन डायनेस्टीज़ हैं, जितनी भी हमारी इंडियन डायनेस्टीज़ हैं, हम उनके जो इम्पोर्टेंट किंग हैं, जो एम्परर हैं, उनके मेन जो उनके मुख्य राजा हैं, उनके बारे में, वो कहाँ रूल करते थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनका रूल करने का पीरियड कब से कब तक था, और उस डायनेस्टी के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हुए, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, एक कंप्लीट वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ लेके आए हैं। चाहे वो हर्रेक डायनेस्टी हो, सुंग डायनेस्टी हो, मौर्य हो, चाहे कोई भी डायनेस्टी हो, वो एक एक डायनेस्टी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत अच्छे लेवल पे इसको लाइक, कमेंट, शेयर, अपने दोस्तों तक पहुंचाना इसको। हम सबसे पहली वीडियो में जो डायनेस्टी हम रख रहे हैं आपके सामने, वो है हर्यक डायनेस्टी। 6वीं शताब्दी के मिडल में, 16th सेंचुरी के मिडल में रूल करती थी। 413 बीसी तक, 413 बीसी तक मगध पे राज करती थी। जब 16 महाजनपद होते थे तो उसमें सबसे पावरफुल था मगध। इसका फाउंडर था बिंबिसार, जो राजा था बिंबिसार। इसकी कैपिटल उन्होंने बनाई हुई थी गिरिवराज। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये गिरिवराज का पुराना नाम है, जो ये एंशियंट या ओल्ड नेम था, इसको ही इसका नाम बदल के राजगीर किया गया था। और इनके जो फेमस राजा थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। एक्चुअली इसके फाउंडर तो थे बिंबिसार, उसके बेटे हुए अजातशत्रु और उसके बेटे हुए उदयन। इन्हीं को कुणिक कहा जाता था, कुणिक। और इस डायनेस्टी के टाइम पे जो सबसे मेन इन्होंने काम क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म की जो सबसे पहली महासभा हुई थी, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो हर्यक डायनेस्टी के टाइम पे ही हुई थी। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये हुई थी 483 बीसीई में। और इसको माना जाता है कि ये हुई थी जो फर्स्ट रेनी सीजन आफ्टर बुद्धाज डेथ। जितने भी सीनियर मॉन्क्स थे, जो सीनियर बुद्धिस्ट थे, वो सब इकट्ठे हुए थे गौतम बुद्ध की डेथ के बाद 483 बीसी में। और जो ये पूरी स्टोरी है, जो कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सीनियर मॉन्क्स इकट्ठा हुए थे और ये सब, इसको रिकॉर्ड किया गया विनय पिटक। उसमें इस पूरी स्टोरी को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो ये है, कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। जो पहले इनकी कैपिटल होती थी वो राजगृह में होती थी, राजगीर में, जिसको पहले गिरिवराज बोला जाता था। और इसका जो ट्रांसफ़र था कैपिटल का, वो किया था उदयन ने, राजगीर से पाटलिपुत्रा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र के फाउंडेशन का क्रेडिट किसको जाता है, तो पाटलिपुत्र के फाउंडेशन का क्रेडिट जाता है अजातशत्रु को। फाउंडेशन तो किया अजातशत्रु ने, लेकिन जो कैपिटल का ट्रांसफ़र किया वो किया उदयन ने। पहले थी गिरिवराज, राजगीर पड़ता है बिहार में, जो करंट टाइम बिहार है उसमें पड़ता है राजगीर। तो राजगीर से पाटलिपुत्र का जो चेंज किया कैपिटल को, वो किया उदयन ने, लेकिन उसका फाउंडेशन, पाटलिपुत्र जो सिटी था, उसका फाउंडेशन का क्रेडिट जाता है अजातशत्रु को। जो हमारी दूसरी डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी 413 बीसी से 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने भी मगध, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, उस पर राज किया था इन्होंने। इसके फाउंडर थे शिशुनाग और इसकी कैपिटल वही गिरिवराज। और जो सबसे मेन फेमस इनके जो राजा हुए हैं वो हैं शिशुनाग और काकावर्ण और
कालाशोक। कालाशोक को जाना जाता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी 383 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट एरा था, जो ईसा पूर्व का जो एरा था 383 में ये हुई थी। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कालाशोक के टाइम पे हुई थी या सबा कमी के टाइम पे हुई थी। इसको प्रेजाइड किया था सबा कमी ने, लेकिन जो इसको पेट्रोनेज दिया था वो दिया था कालाशोक ने। तो इससे आपने ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कालाशोक के टाइम पे हुई थी कि सबा कमी के टाइम पे हुई थी। इन्होंने सिर्फ इसको प्रेजाइड किया था, अध्यक्षता की थी उन्होंने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की, लेकिन जो पेट्रोनेज दिया था, इसको संरक्षण प्रदान किया था, जो जिसके टाइम पे ये हुई थी, जो सर्वा थे उस टाइम पे, वो थे कालाशोक। तो हम तीसरी डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं अभी। नंद डायनेस्टी, नंद वंश, जिसको नंद वंश बोला जाता है। इन्होंने भी मगध पे रूल किया 345 बीसी से 322 बीसीई, ईसा पूर्व की डेट्स हैं ये। इसके जो फाउंडर थे वो थे महापद्म नंद, और इन्होंने कैपिटल को बनाया पाटलिपुत्र को। अच्छा, उस क्वेश्चन में हमारा ये रह गया है कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये हुई कहाँ पे थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। और जो मेजर इवेंट था ये था, इन्होंने अवंती को बर्बाद कर दिया था, उसका उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कंप्लीटली। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ से। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी वैशाली, बिहार में, और एक अवंती का डिस्ट्रक्शन। पेट्रोनेज किसने दिया था? कालाशोक ने। और हुई इसको प्रेजाइड किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सबा कमी ने। चलिए आगे चलते हैं फिर से अपना। नंद डायनेस्टी, इसका जो प्लेस था जो रूल करने का वो मगध था, जैसे पीछे वाली सभी डायनेस्टी, दोनों डायनेस्टी का मगध ही था। इसके जो फाउंडर थे वो महापद्म नंद, कैपिटल पाटलिपुत्रा। महापद्म नंद और धनानंद इसके जो मेन राजा थे, मेन किंग्स थे, वो थे महापद्म नंद और धनानंद। इस डायनेस्टी की सबसे जो बड़ा इवेंट हुआ, जो सबसे गेम चेंजिंग इवेंट था, वो था अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया पे। सिकंदर का इन्वेजन हुआ। सिकंदर ने जो इंडिया पे इन्वेजन किया, अटैक किया, वो किया था 326 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। इसने इंडस रिवर को क्रॉस किया। ये इंडस रिवर जो सिंधु रिवर है उसको क्रॉस करके ये इंडिया में आता है और इंडिया पे अटैक कर देता है। ये वहाँ से मूव, जो इसकी सोच थी, जो सोच के आया था, ये तक्षशिला की तरफ मूव कर रहा था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, ये उसकी तरफ आता है। और ये वहाँ आके जो किंग पोरस था, किंग पोरस को चैलेंज करता है। ये जो पोरस से किंग हमारे वो रूलर थे, उनकी जो डायनेस्टी थी वो झेलम रिवर और चेनाब रिवर के बीच में थी। जो झेलम से लेके चेनाब रिवर, इसके बीच में इनका डायनेस्टी पड़ता था, किंग पोरस का। और सिकंदर ने जो इंडियन किंग्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से हराया था इसमें, जिसको बैटल ऑफ हाइडेस्पीस बोला जाता है। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, बैटल ऑफ वितस्तता की लड़ाई भी बोलते हैं इसको। और जो सिकंदर ने इनको इन्वेजन किया, सब कुछ किया, इन्होंने किंग पोरस को एकदम नहीं हराया था। जो इनका मार्क था वो ये हो गया था कि ये जो हाई डेस्पीस था, हाई डेस्पीस, ये वहाँ तक तो सिकंदर ने जीत लिया था। उसके आगे ये बढ़ नहीं पा रहा था। जो इसकी कैवेलरी थी, जो इसकी घुड़सवार सेना थी, वो थक चुकी थी और उसके आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया था। और जब तक सिकंदर इंडिया पे दूसरा इन्वेजन करता, किंग पोरस पे दूसरा इन्वेजन करता, तब तक सिकंदर की मौत हो चुकी थी। तो वो उस तरह का कोई भी दूसरा कैंपेन लॉन्च नहीं कर पाया। तो अगर हम ये क्वेश्चन
पूछें कि क्या सिकंदर ने इंडिया को जीत लिया था या ऐसा कुछ, तो वो पूरी तरीके से जीत नहीं पाया था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था, उन्होंने जो इंडियन किंग्स थे जो मिलके आए थे, 10 राजा आए थे और वो सब हुआ था, उसमें उन्होंने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया था। लेकिन बाद में उनके जो घुड़सवार सैनिक थे उन्होंने नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, और इसी प्रोसेस में सिकंदर की मौत हो जाती है और वो इस तरह का दूसरा कोई भी कैंपेन इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च नहीं कर पाता है। अपना चौथी डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, ये है मौर्यन डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मगध पे, बहुत शक्तिशाली शासन रहा। सबसे पहले इनके जो इसकी स्थापना की थी इस वंश की, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्ता मौर्य। और ये डायनेस्टी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी कौटिल्य की वजह से। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य के नाम से। इनकी कुटिल जो एकदम बुद्धि थी, उसकी वजह से इनका नाम कौटिल्य पड़ा था। इनका नाम चाणक्य भी था, लेकिन इनका जो रियल नेम था, इनका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसने 322 बीसी से 185 बीसी तक रूल किया मगध पे ही। इसके जो प्रोमिनेंट किंग्स थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे और कैपिटल पाटलिपुत्र को ही बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार को अजात शत्रु भी बोला जाता है। अजात शत्रु। ये माना जाता था ये अपने दुश्मन को, शत्रु को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते थे, उसको हमेशा मौत के घाट उतारते ही उतारते थे। और उसके बाद आए थे अशोक, जिन्होंने 261 बीसी में कलिंगा वॉर, उस टाइम की जो मेन लिपि थी वो पाली और खरोष्ठी थी। खरोष्ठी। इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, सांची स्तूप है। अशोक ने बहुत सारे काम करवाए, और उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कलिंगा का युद्ध ऐसा युद्ध था जिस युद्ध ने अशोक की ज़िंदगी को एकदम से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था, और वो हिंसा से अहिंसा पे आ गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उनसे जितना हो सका उन्होंने उतने ज़्यादा भरसक प्रयास किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था इन्वेजन लेड बाय सेल्यूकस निकेटर, अ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इस टाइम पे जो अलेक्जेंडर था, जो अलेक्जेंडर थे उसके फादर का नाम था फिलिप टू। ये मकदूनिया पे राज करते थे, मैसिडोनिया भी बोल देते हैं, मैसिडोनिया, और हिंदी में इसको मकदूनिया भी बोल देते हैं। तो जो फिलिप टू थे, उनका जो वो था, जनरल था, वो था एंटियोकस, और एंटियोकस का बेटा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इन्वेजन करते हैं, वो अटैक करते हैं मौर्यन डायनेस्टी पे, मगध पे, और उनको हार का सामना करना पड़ता है। और फिर सेल्यूकस निकेटर की बेटी से ही चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है। और अशोक के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई जाती है पाटलिपुत्रा। इस टाइम पे जो मेन एजुकेशन का सोर्स था, यूनिवर्सिटी थी, वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो चलिए अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। अभी हमारी फिफ्थ डायनेस्टी, हमारी पांचवी डायनेस्टी है इंडो स्कीथियन किंगडम। इंडो स्कीथियन, ये हो जाएगा स्कीथियन, इंडो स्कीथियन किंगडम, साका भी बोलते हैं इसको।
ये 150 बीसी से 400 बीसी, 150 बीसी से 400 बीसी ईसा पूर्व तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने भी मगध पे ही रूल किया। इनके जो फाउंडर थे मौस, और उनका निकनेम था मोगा। मोगा के नाम से हम उनको जानते हैं। इनकी कैपिटल 3 कैपिटल रही, सेगल, तक्षशिला और मथुरा। इसके जो मेन राजा हुए वो हुए रुद्रदमन और विक्रमादित्य। जो मेन इसमें काम हुए हैं वो है सुदर्शन लेक का रिपेयर कराना, रेनोवेशन कराना, और जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, रेनोवेट कराया। सुदर्शन लेक पड़ती है हमारी गुजरात में। और जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। इसको बोलते हैं हम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़। ये एक्चुअली है तो गिरनार हिल्स में, जो गिरनार हिल्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये पड़ता है हमारे जूनागढ़ के पास में, तो इसको इसलिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, रॉक इंस्क्रिप्शन। इसकी जो डेट विकिपीडिया से हमें पता चलती है वो थी 150 BCE, मतलब 150 BCE के बाद ये रॉक इंस्क्रिप्शन था। इससे ज़्यादा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। और इस इंस्क्रिप्शन में एक बात ये भी पता चलती है कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स थे, जो 14 रॉक पे लिखे हुए एडिक्ट्स मिले थे अशोका के, उनमें से एक ये है। और इसको जो पहला अर्लीस्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जो पहला संस्कृत का अभिलेख, पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन, इसको पहले संस्कृत अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, 6th डायनेस्टी, कुषाण, या फिर इसका जो दूसरा नाम है यूएजी। इसका जो दूसरा नाम है ये है यूएजी। एक्चुअली जो यूएजी थे वो चाइनीज़ लोग थे, जिनका ओरिजिन चाइना था। वो ये मानते थे कि जो वहाँ से लोग आए हैं, जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, वो ये मानते हैं कि ये लोग चाइना से आए थे, इसलिए इनको यूएजी भी बोला जाता है। और इनका जो मेन राजा था वो था कनिष्क, राजा कनिष्क। और चाइना से आने की वजह से इन्होंने जो अपनी असेंबली की जो लैंग्वेज चुनी, वो इन्होंने बैक्टीरियन चुनी। कौन सी चुनी? बैक्ट्रियन। इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज चुनी वो थी बैक्ट्रियन। इनका जो राजवंश था, आज की डेट का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया, हमारा नॉर्दर्न इंडिया तक फैला था। ईस्ट में सबसे ज़्यादा ये सारनाथ और बनारस तक फैले हुए थे। जो इनके कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ होती थी वो एक तो हमने आपको बता दी है बैक्ट्रियन थी, एक ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते थे ये, ग्रीक, बैक्ट्रियन। और इनकी अनऑफिशियल बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। अनऑफिशियल में तो ये गांधारी भी यूज़ करते थे, और ये सॉग्डियन यूज़ करते थे, प्राकृत यूज़ करते थे, संस्कृत यूज़ करते थे। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। इसके अलावा जो वहाँ पे कम्युनिटी रहती थी, रिलीजियस कम्युनिटी थी, तो उसमें हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जो बैक्ट्रियन रिलीजन था वो वहाँ पे था। और ये जोरोएस्ट्रियज़म ये रिलीजन भी वहाँ पे था, जिसको हम हिंदी में जोरोएस्ट्रियज़म को बोलते हैं हम पारसी। ये था हमारा पारसी धर्म था हमारा। इसकी 3 कैपिटल होती थी, बमियान, पेशावर, तक्षशिला और मथुरा। इनके जो सबसे मेन राजा था वो था कनिष्क, जिसने शक संवत साका एरा उसकी स्टार्टिंग भी की थी, साका एरा। इनका जो एक और राजा था जिसको बोला जाता है इन्होंने इसकी खोज की थी, कडफिसेस फर्स्ट। जो ये युएंगजी लोग होते थे, ये बेसिकली एक कबीला था
जैसे हमारे यहाँ गडरिया वगैरह होते हैं ना, जो खाना बदोश होते हैं, वैगाबॉन्ड, तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे खाने की तलाश में और उस तरह। तो इस तरह करते करते इन्होंने अपना एक किंगडम बना लिया था और उन्होंने कुषाण राजा, कुषाण डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, कुषाण डायनेस्टी की। इसका जो मेन इवेंट था वो थे, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, जो प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड कॉइन थे, प्योरेस्ट फॉर्म गोल्ड कॉइन्स, वो हमें कुषाण शासन के टाइम पे ही मिलते हैं। और उसमें भी कनिष्क ने जो इशू किए थे वो प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड कॉइन्स थे। और एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की सबसे मेन जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि ये हुई थी हमारी 72 एडी में। 72 एडी कहाँ हुई थी? श्रीनगर के आसपास। एग्जैक्ट नहीं पता इसका कहाँ था, बट श्रीनगर के आसपास, या तो श्रीनगर था या उसके आसपास का एरिया था। कुंडलवन करवाई किसने थी? कनिष्क, कनिष्का। इसको प्रेजाइड किसने किया था? इसको प्रेजाइड किया था वसुमित्रा, वसुमित्रा। और एज अ डेप्यूटी, एज अ डेप्यूटी इसको किसने प्रेजाइड किया था? वो थे हमारे अश्वघोष, अश्वघोष। तो ये सब सारी बातें थी इसके बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ये माना जाता है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो ये हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान, एक महायान। तो ये पूरा कुषाण शासन के बारे में था सब कुछ। अब अगली हमारी डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। ये थी शुंग डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, जिसने रूल किया 185 बीसी से 75 बीसी के बाद। और ये आई थी मौर्यन डायनेस्टी के बाद, मौर्यन डायनेस्टी के बाद। पुष्यमित्र सुंग इसके फाउंडर थे। मगध पे इन्होंने रूल किया, पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। अग्निमित्रा, बागभद्र और देवभूति इनके मेन राजा, ये इनके मेन राजा थे। और इस डायनेस्टी को बोला जाता है कि ये फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग की सुंगा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी। तो अब हम अगली अपनी 8वीं डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी इसको बोलते हैं हम कण्व वंश। जो इसके फाउंडर थे वसुदेव। ये बेसिकली जो सुंगा डायनेस्टी थी, सुंगा डायनेस्टी, उसमें ये मिनिस्टर होते थे, जो एम्परर था उसके मिनिस्टर थे ये। और इन्होंने उसकी हत्या करके मगध पे कण्व वंश की स्थापना कर दी। इनके 4 मेन राजा थे, वसुदेव, भूमिमित्रा, नारायण और सुशर्मन। इन्होंने मेनली जो इस डायनेस्टी के कॉइन्स मिलते हैं वो विदिशा के आसपास मिलते हैं, विदिशा। और विदिशा को आपने ये से भी याद करना है, विदिशा को जो सुंगा रूलर्स थे, सुंगा रूलर्स, उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया था, कैपिटल। और कण्व डायनेस्टी को जो डेमोलिश किया था, डिस्ट्रॉय किया था, ख़त्म किया था, उसके बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थे सातवाहन। और कण्व डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब अपनी अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, वो डायनेस्टी है सातवाहन। सातवाहन ये इस किसको इन्होंने सक्सीड किया था? कण्व डायनेस्टी को। ये रूल करते थे डेक्कन रीजन, जो हमारा दक्कन रीजन था उसमें करते थे। जो हमारा इंडो गंगेटिक जो गंगा के आसपास का एरिया था सारा, वहाँ से लेके इन्होंने जो साउदर्न टिप थी हमारी गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का प्लेन एरिया था, वहाँ से लेके इंडिया की एकदम साउदर्न दक्षिणतम बिंदु तक इन्होंने अपना रूल किया और विचारों को पहुँचाया। इनके फाउंडर थे सिमुक। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है,
CGL में या SSC के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अमरावती को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, प्रतिस्थान को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। इनके सबसे मेन राजा थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। इनके 2 बार हारने के भी प्रमाण मिलते हैं कि इनको 2 बार हराया गया था, और इनको हराया था साका रूलर्स ने। साका रूलर्स ने इनको हराया था। इन्होंने इनके टाइम पे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया। बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया इन्होंने। और जो इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, पैट्रनाइज किया जिस लिटरेचर को, वो था प्राकृत साहित्य को इन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया। इनके सबसे पहले जो राजा थे, जो इनका फाउंडर माना जाता है जिनको, वो थे सिमुका, और जो लास्ट थे वो थे पुलुमवी, जिन्होंने रूल किया था 217 से 224 CE तक। ये इनके बारे में सब कुछ मेन था जो इन्होंने किया। इन्होंने लिटरेचर को पैटर्नाइज किया, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म वहाँ पे फैला। इनकी कैपिटल अमरावती और ये 2 कैपिटल्स थी। इन्होंने कॉइन्स इशू किए। इनका जो इम्पोर्टेंट इवेंट था, इन्होंने 3 तरह के कॉइन इशू किए, जो कि लेड से बने थे, कॉपर से बने थे और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। ब्रॉन्ज। और जो सातवाहन राजाओं के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ना, अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख, वो कुछ कुछ ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं। जो ब्राह्मी थी, ब्राह्मी, उसमें भी मिलते हैं। और इनमें जो एक मेन इंस्क्रिप्शन माना जाता है इनका, वो थे नासिक केव इंस्क्रिप्शन। नासिक, ये है महाराष्ट्र में। इस डायनेस्टी के लिए इतना ही। अब अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं अपनी। हमारी 10वीं डायनेस्टी है इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी इसलिए मेन डायनेस्टी हो जाती है, अब ये हम देखना है इसमें सबसे मेन जो इससे पॉइंट जुड़ा हुआ है वो क्या है। इसके फाउंडर थे इक्ष्वाकु। और फ्रेंड्स, इक्ष्वाकु थे कौन? जो हमारे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनके जो पहले तीर्थंकर थे, जो हमारे फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, उन्हीं का नाम इक्ष्वाकु था। और उन्हीं ने ही इक्ष्वाकु डायनेस्टी की स्थापना की थी, इक्ष्वाकु वंश शुरू किया था। और ये सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी, जो हम भगवान राम थे, श्री राम भी सूर्यवंशी थे। और जो कृष्णा जी थे वो थे लूनर वंशी, चंद्रवंशी। श्री राम को बोला जाता है सूर्यवंशी और श्री कृष्ण को बोला जाता है लूनर वंशी, चंद्रवंशी। तो जो ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, जो ये तीर्थंकर आए थे, ये सब सूर्य डायनेस्टी, सोलर डायनेस्टी भी बोल सकते हैं इसको हम, सोलर डायनेस्टी, वो उससे बिलोंग करते थे। प्रभु राम भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही थे। और जो ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर थे, उसके बाद 24 तीर्थंकर और आए। 24 में से 21 तीर्थंकर और आए जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही थे। इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, जो कुछ हिंदू जो हमारे राइटिंग्स हैं और कुछ बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं, उनके हिसाब से जो गौतम बुद्ध थे वो भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे। गौतम बुद्धा, राहुल, ये सब इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे। लेकिन जो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो ये बोलते हैं कि महासम्मता, ये एक्चुअल फाउंडर थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था, लोगों ने चुन के उनको अपना राजा बनाया था, और वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिखाते हैं, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो ये दिखाते हैं। जो हिंदुइज्म के और हिंदू टेक्स्ट हैं वो ये दिखाते हैं
कि जो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना थी वो की थी ऋषभ देव ने। तो इस हिसाब से इनके जो पहले रूलर थे वो तो इक्ष्वाकु हो गए हैं, और जो लास्ट रूलर वो थे सुमित्रा। और इन टोटल ऋषभ देव को मिला के 21 और आए थे, तो टोटल 22 तीर्थंकर, 24 में से 22 इक्ष्वाकु वंश से ही थे। और इन्होंने मनुस्मृति का गठन हुआ था, और यही इनका मेन इवेंट था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। अभी हमारा जो मेन डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी, चोल राजवंश। इनके जो फाउंडर थे विजयालय चोला। और इनके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन थे वो थे राजा चोला एंड राजेंद्र चोला। ये मेन जो बहुत ज़्यादा फेमस एमिनेंट और शक्तिशाली राजा थे इनके, वो राजाराज चोला और राजेंद्र चोला थे। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो शुरू हुआ था, ये हुआ था हमारा 300 BC से 1279 एडी तक चला था। और ये उस टाइम का सबसे पावरफुल हिंदू किंगडम था। आपको जान के हैरानी होगी, जो आज की डेट में इसका जो पार्ट है वो किस किस उसमें पड़ता है कंट्री में। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इनका जीता हुआ एरिया था जो उस टाइम जिस पे चोला राज कर रहे थे। बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव्स। इन 11 देशों में वो एरिया पड़ता है जो उस टाइम चोला डायनेस्टी के अंडर आता था। और इनकी जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल में आता है चल, पुहर, उरियर, तंजौर, गंगकोड़े, चौलपुरम। ये सारे इनकी कैपिटल्स थी। और जो तंजौर का जो सबसे फेमस टेम्पल है, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। और जो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है उसमें ही राजा चोला की मूर्ति लगाई गई है। राजा चोला की मूर्ति लगाई गई है। इनके जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने जावा, सुमात्रा, श्रीलंका का उस टाइम नाम होता था सिलोन, इन्होंने सबको जीत लिया था। और जो एक नटराज की मूर्ति है, नटराज की जो मूर्ति है वो चोला डायनेस्टी के टाइम की ही है। चोला डायनेस्टी, इनका जो मेन इवेंट था वो था श्रीलंका को जीतना। श्रीलंका का उस टाइम नाम होता था सिलोन। आपको यहाँ से ये याद रखना है, उस टाइम इनका नाम होता था सिलोन। इनके जो इम्पोर्टेंट राजा हैं, राजा चोला वन, राजेंद्र चोला वन, राजाधिराजा और विराजेंद्र चोला, कुलोथुंगा चोला, ये सब इनके इम्पोर्टेंट राजा हैं जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और इन सब में भी सबसे शक्तिशाली राजा थे राजेंद्र चोला, जिन्होंने पाल किंगडम के एम्परर्स को भी हराया। जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मलेशिया, वहाँ सबके इन्होंने अपना जो कैंपेन है वो जारी रखा था और उन सब एरियाज़ पे इन्होंने जीत पाली थी। चलिए फ्रेंड्स, अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं अपनी। 12th नंबर डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी। जो पांड्या डायनेस्टी है, इनके जो नाम की उत्पत्ति है वो हुई है पांडु से। पांडु, तो इनका बहुत सारे कंटेक्स्ट हैं, जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं इनको रिलेट करते हैं पांडवों से भी।
पांडवों से भी। इनका मेन जो इन्होंने रूल किया वो ये तमिल एरिया में किया था, तमिल थे। और तमिल पे सबसे ज़्यादा 3 ही उनका रूल रहा, चोला, चेरा और पांड्या, इन डायनेस्टीज़ का। इन्होंने तमिलनाडु और साउदर्न रीजन में ही किया। इनके जो मेन राजा थे वो थे नेदुजादाइन। और इनको जो इनके शासनकाल का मेन इवेंट था वो था, इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ अपनी संधियाँ की, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए। इनकी जो कैपिटल थी उस टाइम पे, इनकी कैपिटल थी कोकाई, कोकाई और मदुरई। मदुरई ये उस टाइम पे इनकी कैपिटल होती थी। चलिए फ्रेंड्स, अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं हम अपनी। ये थी चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी, जो चेरा डायनेस्टी थी, इसने मेनली कहाँ रूल किया था? इसने, ये भी तमिल थे, तमिल एरिया में ही। जैसे हमने पिछली डायनेस्टी में बताया था कि वहाँ चोला, चेरा और पंड्या तीनों ने किया था। इसके जो नेबर्स थे उसमें यही थे, चोला और पांड्या। इन्होंने तमिलनाडु और केरला के कुछ हिस्से में इनका किंगडम फैला हुआ था, जो कि अगर हम मेनली देखा जाए तो कोयम्बटूर, सेलम, सेलम में जो हल्दी आती है ना, सेलम से सबसे ज़्यादा, और करूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ये मेनली फैला हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं तमिलनाडु के तो ये डिस्ट्रिक्ट और केरला के आसपास जो एरिया था ये वहीं सेंट्रलाइज था सारा। तो इससे आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि ये साउदर्न इंडिया की डायनेस्टी थी। जो संगमा लिटरेचर था, संगमा लिटरेचर, वो चेरा डायनेस्टी के स्टार्टिंग फेज़ में ही स्टार्ट हो गया था। इसके फाउंडर थे वनारंबम प्लेस था ये, मैंने आपको बताया कोयम्बटूर और वो उसके आसपास के एरिया तमिलनाडु और केरला में। और इसके जो मेन राजा थे चेरलाथन, चेरामन और ये सब राजा थे। फॉरेन ट्रेड के लिए इनका जो मेन इवेंट है, जो जाने जाते हैं, इन्होंने इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, इन्होंने बाहर की एम्पायर से, डायनेस्टीज थी, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए। तो चलिए अब अपनी अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। जो पल्लव डायनेस्टी थी उसने 275 से लेके 897 तक रूल किया। और इनका जो मेन रीज़न था, जो ये रूल करते थे, वो साउदर्न इंडिया में करते थे और कुछ हिस्से थे श्रीलंका के भी। इनका जो फाउंडर माना जाता है, वो मेन फाउंडर माना जाता है सिंह विष्णु को, जो सिंह वर्मन सेकंड के बेटे थे। सिंह वर्मन सेकंड के बेटे थे, लेकिन मेनली क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, जो साड़ियों के लिए फेमस है ना, कांजीवरम साड़ियाँ बोलते हैं, जो कांजीवरम साड़ियाँ, तो वो कांचीपुरम से ही होता है। इनके जो मेन राजा थे वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनका इम्पोर्टेंट इवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हवेनसांग। हवेनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे हवेनसांग आया था। चलिए अगली डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमारी लास्ट डायनेस्टी है चालुक्य डायनेस्टी। इस डायनेस्टी ने 3 हिस्सों में रूल किया, 1, 2, 3। इनको बोलते हैं बादामी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य और वेस्टर्न चालुक्य। इनका फाउंडर था पुलकेशिन, कैपिटल थी इनकी बादामी। और ये मेनली रूल करते थे जो सेंट्रल इंडिया है और साउदर्न इंडिया है, ये इन दोनों पार्ट पे अपना रूल करते थे। इनसे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी कदंबा डायनेस्टी, कदंबा डायनेस्टी। और इनके बाद जो डायनेस्टी आई थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इनके बाद में आती है। इनके जो सबसे मेन राजा थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य सेकंड। पुलकेशिन सेकंड और विक्रमादित्य सेकंड। इनके जो मेन इवेंट है उसमें क्या आता है? आर्ट और कल्चर सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया की जो क्लासिकल डायनेस्टी बोला जाता है जिसको, वो चालुक्य डायनेस्टी ही है। जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो
पुलकेशन सेकंड का, पुलकेशन सेकंड का ऐहोल इंस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। और जो सबसे फेमस टेम्पल है जो चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बना था वो है विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ सबसे विख्यात टेम्पल है। और अगर लैंग्वेज की बात कर लें तो इस टाइम पे ना दो लैंग्वेज थी मेन, फर्स्ट थी कन्नड़, सेकंड थी संस्कृत। और इन्होंने तीनों ही रिलीजन को पैटर्नाइज किया, संरक्षण प्रदान किया, हिंदुइज्म को भी, बुद्धिज़्म को भी और जैनिज़्म को भी, जैनिज़्म को भी। तो इस डायनेस्टी के लिए इतना ही। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं अपना। ये एक बार से फिर से सारी डायनेस्टी आपके लिए लिखी गई हैं क्विक रिव्यू के लिए। जो डायनेस्टी और छोड़ दी गई हैं एंशियंट इंडिया के अलावा भी, एंशियंट हिस्ट्री के अलावा भी जो डायनेस्टी छोड़ दी गई हैं वो यहाँ से आपकी सारी डायनेस्टीज़ हो जाएंगी। जैसे कि अहोम डायनेस्टी, शुक्पा इसके जो फाउंडर थे, बहमनी किंगडम, अलाउद्दीन बहमन शाह, और इनको क्या बोला जाता है, इनको हसन गंगू भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन हसन गंगू, ऑप्शन में हसन गंगू भी आ जाता है। चालुक्य, जयसिंहा, चोला, विजयालय, गुप्ता डायनेस्टी, श्रीगुप्त फर्स्ट, हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार, काकातीय डायनेस्टी, परोला सेकंड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कुषाण राजा थे, जो कुषाण डायनेस्टी थी, ये हेराइज, जो युंगजी आए थे ना कुषाण में, जो युंगजी थे, जो चाइनीज़ वगैरह बोर्न थे, खाना बदोश थे, ये वही थे। लोधी डायनेस्टी, भलोल खान लोधी। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत को तो आप ऐसे याद कर सकते हो, GKTSL, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी 1526 में, गुलाम डायनेस्टी शुरू हुई थी 1206 में। मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और इसको ममलुक डायनेस्टी इसलिए बोला जाता था कि ये डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी फ्री पर्सन से, जो स्लेव्स के फ्री पर्सन थे, स्लेव के जो बच्चे थे जो फ्री थे, उनसे शुरू हुई थी ये। मुगल थे आए थे, मुगल डायनेस्टी शुरू हुई थी 1526 से 1857 तक। बाबर से लेके जो लास्ट इनके थे जफ़र, इनके जो लास्ट रूलर थे ना, बहादुर शाह जफ़र सेकंड, इनकी मौत हो गई थी रंगून में, जेल में ही, रंगून की जेल में, जिसको रंगून को ही यंगून कर दिया गया था, अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया था और वहीं इनकी मौत हो गई थी, जिसके साथ इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। नंदा डायनेस्टी, नंद वंश, महापदम नंद। पाला एम्पायर थी, पाल वंश था जो गोपाला फर्स्ट से शुरू हुआ था। पल्लव डायनेस्टी, सिंह विष्णु से 275 AD से 882 AD। ये बीच में इन सब का पीरियड दिया हुआ है, यहाँ से आप वीडियो को पोज करके इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। राष्ट्रकूटा 735 AD से 982 AD, 735 AD से 982 AD। दंती दुर्ग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ। राष्ट्रकूटा, दंती दुर्ग। सातवाहन डायनेस्टी, सिमुक। सैयद डायनेस्टी, खिज़र खां। ये जो सैयद है, गुलाम डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, ये सारी खिलजी डायनेस्टी है, ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ हैं जो यहाँ देख चुके हो आप पीछे। सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, इसके बचपन का नाम था फरीद खां। बिहार सासाराम में इनका जन्म हुआ था, कलिंजर के युद्ध में इनकी मौत हो गई थी वहाँ। शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, इससे मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हुई थी। और इन्होंने पहले ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश की शुरुआत की थी। सूरी ये अफ़गान थे। मराठा शिवाजी महाराज ने किया था 1674 में, 1818। इनका कोरोनेशन 1674 का था, 1674। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी।
अब हम आगे मूव करते हैं। वकाटका डायनेस्टी 250 एडी से 500 एडी। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, ये बहुत एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो नहीं आया है तो वो आ भी सकता है। विजयनगर एम्पायर, हरिहर, ये दो थे, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर बुक्का। ये इस डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर को उठाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, वो हरिहर एंड बुक्का को जाता है। इस नेक्स्ट स्लाइड में फेमस किंग्स कैपिटल, ये फेमस किंग्स कैपिटल है। जो मेन राजा थे उनकी कैपिटल्स क्या थी? जो पंड्या राजा थे उनकी थी मदुरई, चालुक्यों की थी वातापी और बादामी, लेटर चालुक्य कल्याणी, ककातियाज की वारंगल, सातवाहन राजाओं की थी प्रतिष्ठान, मॉडर्न डे जो पैटर्न है महाराष्ट्र में वो, बहमनी साम्राज्य, बहमनी किंगडम की थी गुलबर्गा, आशनाबाद, और लास्ट में इन्होंने बीदर कर दिया था जिसको मोहम्मदाबाद नाम दिया गया है। वर्मन डायनेस्टी प्रयाग ज्योतिषपुर, सुंगा डायनेस्टी पाटलिपुत्र, और लास्ट में विदिशा, पाटलिपुत्र से लास्ट में विदिशा कर दिया था। ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रकूटाओं की थी मान्यकेता, सोलंकी राजाओं की अहिलवारा, शिवाजी महाराज की रायगढ़, टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम, इससे पहले इनके फादर यहाँ रूल करते थे, हैदर अली रूल करते थे इस पर। महाराजा रंजीत सिंह की थी लाहौर, महाराजा रंजीत सिंह को क्रेडिट जाता है फर्स्ट सिख एम्पायर खड़ा करने का। हर्षवर्धन की थी थानेसर, और बाद में होगी थी कन्नौज, और कनिष्क की कैपिटल थी पुरुषपुर, पुराना नाम है पेशावर का पुराना नाम है पाकिस्तान। अब हम आगे मूव करते हैं। फेमस टेम्पल्स रखे हैं मैंने आपके लिए, जो कुछ एक फेमस टेम्पल्स हैं इन डायनेस्टी के। खजुराहो के टेम्पल जो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे छतरपुर एमपी में। कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटों ने बनवाए एलोरा महाराष्ट्र में। 1000 पिलर टेम्पल ककातिया राजाओं ने वारंगल आंध्र प्रदेश। रामप्पा टेम्पल ककातियों ने ही बनवाया। ये किंगडम है, और ये प्लेसेस हैं। अभी किस प्लेस पे हैं ये? वृद्धेश्वर, तंजौर के तंजौर में वृद्धेश्वर टेम्पल बनवाया गया चोला। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाशनाथ टेम्पल पल्लवों ने बनवाया कांचीपुरम में, इंपॉर्टेंट। शोर टेम्पल पल्लवों ने बनवाया मामल्लपुरम में, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम दोनों एक के ही नाम है ये। दिलवाड़ा के सोलंकीज ने बनवाए, ये जैन टेम्पल हैं हमारे, जैन टेम्पल। हजारा टेम्पल विजयनगर में, हम्पी कर्नाटका ये विजयनगर एम्पायर में ही था। इसके जो रिमेन हैं वो अभी हैं तुंगभद्रा रिवर पे। हम्पी जो देखा जा सकता है तुंगभद्रा रिवर के आसपास बसा हुआ था, और इसके जो अभी रिमेन्स हैं, जो इसके अवशेष बचे हुए हैं, वो तुंगभद्रा रिवर पे ही बचे हुए हैं। विरूपक्ष टेम्पल ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी इसी वीडियो में, चालुक्यों ने करवाया। सन टेम्पल सोलंकी राजाओं ने, मोढेरा गुजरात में। सन टेम्पल है हमारा, एक्चुअली सन टेम्पल को मोढेरा गुजरात लिखने की बजाय हमें ये लिखना चाहिए कि 4 सन टेम्पल्स थे। जम्मू कश्मीर में भी मार्तंड सूर्य मंदिर था, पुरी में भी रथ मंदिर भी है, तो ये 4 सन टेम्पल थे। तो हम एक अकेला मोढेरा नहीं लिख सकते, तो मोढेरा भी था और इसके साथ साथ 3 और थे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि जो हमारे एंशियंट जितने भी मुश्किल किंगडम्स थे उसके बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, कोर्ट लैंग्वेज हो, चाहे उनका लिटरेचर हो, चाहे उनके मेन इंपॉर्टेंट राजा हों, चाहे उनके जो मेन इवेंट्स हो, क्या इवेंट हुए, उनकी कैपिटल क्या थी, सब कुछ मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्यार दिखाना, इस वीडियो को दबा के शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को बोलना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार।